हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी नोट्स पीजे। सो कक्षा 10वीं हिंदी का सेट आ का हम यहाँ पे फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आपने ऑलरेडी फुल सॉल्यूशन कर लिया है तब भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आपका यहाँ पे मैं अभ्यास कराने वाला हूँ जो कि यहाँ पे पेपर का मोटिव है। तो संपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको समझाते जाऊँगा, जिससे कि आपको यहाँ पे वार्षिक परीक्षा में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया है तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपने इन क्वेश्चन में मिस्टेक करी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 75 में से 75 अंक अगर आपको गेन करने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए, इसके नंबर तो नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन वार्षिक परीक्षा के लिए आपकी यहाँ पे तैयारी जरूर हो जाएगी। सो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, साथ में सभी क्वेश्चन के आंसर की PDF भी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करी जाएगी। अब कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनको सिर्फ सॉल्यूशन की PDF चाहिए, तो उनके लिए भी ये वीडियो स्पेशली है। उनके लिए भी सॉल्यूशन की PDF मैं बता दूंगा आपको वीडियो में कहीं भी कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 1 था, जिसमें कि सही विकल्प पूछे गए हैं। देखिएगा, सही विकल्प चुन करके हमें लिखने थे। पहला प्रश्न है हमारा, काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। तो काव्य की दृष्टि से यहाँ पे बांटा गया है कितने भागों में? तो देखिए, 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन यहाँ पे बा नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, बा आपको भर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, सूर के पदों में तेल की गगरी कहा गया है। तो सूर के पदों में तेल की गगरी किसे कहा गया है, ये पूछा गया है। तो उद्धव जी को कहा गया है। ऑप्शन बा इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बा आपको लगा लेना है। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो देखिए, अर्ध सममात्रिक छंद है एक, वो आपका यहाँ पे मात्राओं में निहित दोहा हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद। ये अर्ध सममात्रिक छंद की परिभाषा भी हो जाएगी। नेताजी का चश्मा जो कहानी थी, इसका मूल भाव पूछा गया है, मतलब सारांश। तो देखिए, देशभक्ति की भावना, इसका एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन दा आपको लगा लेना है। वह धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में यहाँ पे क्रिया विशेषण का भेद पूछा गया है। तो ये आपका ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा टफ पोर्शन से यहाँ पे लिया गया है, तो यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण एकदम करेक्ट हो जाएगा इसका, आपको ऑप्शन सा लगा लेना है। और इसी प्रकार से ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ग्रामर आपको पक्की करनी है वार्षिक परीक्षा के लिए। भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। तो एक चबूतरे के कोने को क्या बना देते थे भोलानाथ, और उनके जो हम उम्र थे वो नाटक का घर बना देते थे। ठीक है, तो ये कहानी की भाषा है, इसलिए इसको आपको समझना होगा। नाटक का घर इसको बना देते थे। रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी थी। पहला दिया गया है, परशुराम अपना गुरु भगवान किस मतलब किन को मानते थे, किन भगवान को गुरु मानते थे? तो देखिए, शिव जी को मानते थे, तो यहाँ पे आपको भर देना होगा अपना शिव जी। इसके बाद है, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को खालिस्तान कहते हैं, तो अनुभाव कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या भरेंगे आप? अनुभाव। इसके बाद नेक्स्ट था आपका, यहाँ पे देखिए, विस्तृत कलेबार काव्य को कहते हैं, तो महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य की ये दूसरी परिभाषा है, इसलिए आपको इसको ध्यान से मतलब इस परिभाषा को भी याद कर लेना है। हो सकता है इस परिभाषा के हिसाब से भी पूछ सकें। तो देखिए, विस्तृत कलेबार वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। बाल गोविंद भगत की यहाँ पे प्रभातियाँ यहाँ पे फागुन मास तक चलती हैं। ठीक है, फागुन मास तक चलती हैं। इसके बाद है आपका विधानवाचक। विधानवाचक जो यहाँ पे वाक्य है, उससे क्रिया करने पर या होने पर सामान्य सूचना मिलती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? विधानवाचक वाक्य। कटाव में बर्फ के ढले पहाड़। तो देखिए, जब बर्फ के पहाड़ ढलते हैं और कटाव हो जाता है तो वो कैसे चमकते हैं? चांदी के जैसे चमकते हैं। यहाँ पे क्या भरना है आपको? चांदी। ठीक है, यहाँ पे आप भर देंगे चांदी। तो कुछ इस प्रकार से आपको करना था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जिसमें कि हमें सही जोड़ियों का मिलान करना था। तो चलिए इसका हम मिलान कर लेते हैं सही जोड़ियों का। पहला जो दिया गया है, उत्साह कविता, तो उत्साह कविता का हम मिलान करेंगे यहाँ पे एक आवाहन गीत से। दूसरा है मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो इसका मिलान हम कर देंगे यहाँ पे देखिएगा मानवीय अलंकार से। नेक्स्ट है आपका रिपोतार्ज की भाषा, तो रिपोतार्ज की जो भाषा है वो फ्रेंच होती है। सफेद पोष, तो सफेद पोष का मिलान करेंगे सज्जन व्यक्ति से, जो कम बोलता हो मितभाषी कहलाता है। अज्ञे जी ने तार सप्तक की रचना की है, तो यहाँ पे तार सप्तक से मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद है आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। देखिएगा, एक एक नंबर के 6 थे, तो 6 पूछे गए हैं, जिसमें कि पहले का जो आंसर है हमारा, देखिएगा यहाँ पे जो पहला पूछा गया है, फसल कविता में हमें किसके, जो फसल कविता है हमें किसके करीब ले जाती है? ठीक है, यही पूछा गया था, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो किसान और यहाँ पे कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है।
विवाह के भेदों के नाम हमें लिखने थे, तो आलम्बन विवाह और उद्दीपन विवाह हो जाएगा। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, आनंद कानन। इसके बाद है किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास में। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है, तो अपने हाथ से क्रिया काम अच्छा होता है, ठीक है, अपने हाथ से किया गया कार्य हमेशा अच्छा होता है, इसका अर्थ हो जाएगा। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे? तो देखिए गोरस यानी दूध और भात, तो मतलब दूध और यहाँ पे चावल को सान कर भोलानाथ को खिलाते थे। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको करना था। इसके बाद है मुख्य गायक की यहाँ पे आवाज भारी व गंभीर होती है, सत्य हो जाएगा। दोहा और चौपाई वार्णिक छंद है, तो यह सत्य हो जाएगा। मानव संस्कृति एक अभिभाज्य वस्तु है, सत्य हो जाएगा। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, हमेशा से पढ़ते आए होंगे, सत्य हो जाएगा। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, ये एकदम असत्य हो जाएगा। रंगीन कैसे हो सकती हैं? पढ़कर ही लेखक अभियांतर व्यवस्था को पहचानता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद था आपका प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें कि पूछा गया है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? रीतिकालीन किसी एक कवि का हमें नाम बताना था, और अथवा में है नई कविता की कोई दो विशेषताएं हमें बतानी थी। तो चलिए इसका आंसर जो है हम देख लेते हैं किस प्रकार से हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, संपूर्ण आंसर की मैंने पीडीएफ यहाँ पे बना ली है ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो यहाँ पे मैं वीडियो को रोकते जाऊंगा, आप चाहें तो वीडियो में समझ सकते हैं या फिर पीडीएफ चाहिए तो चलिए मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आप इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर सॉल्यूशन की पीडीएफ आप अपने मोबाइल में ही डाउनलोड करके बता दीजिए, हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। सो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में देखिए एक क्रोम ब्राउजर आपको दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। क्रोम पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल सर्च करना होगा। देखिए गूगल दिया गया है, गूगल में हमें क्या सर्च करना होगा, स्टडी नोट्स पीजे। कुछ इस प्रकार से आपको सर्च करना होगा। स्पेलिंग आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, अगर स्पेलिंग में गड़बड़ी करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाएगी। स्पेलिंग में आपको गड़बड़ी नहीं करना है। जैसे ही आप स्टडी नोट्स पीजे लिखेंगे, पहली वेबसाइट ही आपको दिखेगी स्टडी नोट्स पीजे, इस पे हमें कर देना होगा क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे आना होगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम नीचे आएंगे एमपी बोर्ड हमें देखना होगा, ठीक है। अब जैसे आप अदर बोर्ड के भी हो सकते हैं, तो जिस भी बोर्ड का आपको सॉल्यूशन चाहिए उस बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना होगा। हमें करना है एमपी बोर्ड पे क्लिक। मैं एमपी बोर्ड का आपको यहाँ पे प्री बोर्ड परीक्षा का जो अभी पेपर चल रहा है, अभ्यास प्रश्न पेपर, उसका हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश बोर्ड, यहाँ पे प्री बोर्ड परीक्षा 2023, यहाँ पे देखिए दिया गया है कक्षा 12वीं का। हम दिखाने वाले हैं आपको हिंदी का सेट ए का सॉल्यूशन। सेट ए पे हम क्लिक कर देंगे। सेट ए पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे नीचे आएंगे। देखिए नीचे आने के बाद आपको एक यहाँ पे ऐड दिखेगी, तो इस ऐड पे एक बार क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर आपको आना है नीचे। देखिए जैसे ही आप नीचे जाएंगे सबसे नीचे आपको यहाँ पे पहुंच जाना होगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन दिया गया है सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो इस पे हम कर देंगे क्लिक। इस पे क्लिक करेंगे तो ये 15 सेकंड का हमारा टाइमर चलेगा। सो गाइस यहाँ पे आपको करना है वेट। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है, यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है पॉपअप ब्लॉक्ड, यहाँ पे ऑलवेज ऑन पे आपको क्लिक कर देना है। ऑलवेज ऑन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे ड्राइव पे ले जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड डली हुई है। तो यहाँ पे देखिए नई कविता की दो प्रमुख विशेषताएं हमें लिखनी थी। तो देख सकते हैं आप नई कविता से लेकर के यहाँ पे दुष्यंत कुमार तक प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देखिए तुलसीदास या फिर नागार्जुन की हमें काव्यगत विशेषताएं इन बिंदुओं पर देनी थी, दो रचनाएं और कलापक्ष भावपक्ष। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नागार्जुन जी की यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं, तो ये रचनाएं हैं नागार्जुन जी की, देख लीजिए आप यहाँ पे दो रचनाएं दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पे काव्यगत विशेषताएं भी दी गई हैं, कला पक्ष दिया गया है, तो कला पक्ष आप ध्यानपूर्वक लिख लें। यहाँ पे साहित्य में स्थान भी दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट था आपका यहाँ पे देखिए गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां था आपका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें का उत्तर देख लेते हैं किस प्रकार से आप लिखेंगे। गोपियों से लेकर के आपको यहाँ पे व्यर्थ है तक पूरा लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 8। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको दिखा दिया गया है। इसके बाद था आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि पूछा गया है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, ठीक है। तो फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो फागुन देखिए फागुन में बसंत ऋतु का प्रसार होने से यहाँ पे सारा वातावरण यहाँ पे एकदम खिल जाता है। तो यही आपको अपने शब्दों में लिखना था। तो आप देखिए यहाँ तक पूरा आपको ये एकदम अपने शब्दों में यहाँ पे
बताना था, तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10वां, खंड काव्य की कोई दो विशेषताएं और स्थायी भाव और संचारी भाव में कोई दो अंतर आपको लिखने थे। तो चलिए आपको दिखा देते किस प्रकार से आपको यहाँ पे खंड काव्य की यहाँ पे कोई दो विशेषताएं लिखनी थी। देखिए खंड काव्य में केवल एक ही छंद का यहाँ पे प्रयोग होता है, ठीक है। इसकी भाषा शैली सरल एवं प्रभाव पूर्ण होती है। खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग या एक घटना का यहाँ पे चित्रण किया जाता है। तो देखिए अंतर याद कर लीजिए, वही आपकी यहाँ पे जो है विशेषताएं भी हो जाएंगे। अंतर खंड काव्य और महाकाव्य में अगर अंतर याद है आपको, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको समझानी थी। तो चलिए आपको दिखा देते चौपाई छंद की परिभाषा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चौपाई छंद की परिभाषा आपको लिखनी है। देखिए एक मात्रक से लेकर के यहाँ तक ये पूरा लिखेंगे आप, और इसका एक उदाहरण भी आपको दे देना है, भले ही 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद था नेक्स्ट आपका देखिए आचार्य विश्वनाथ के अनुसार निबंध की परिभाषा देनी थी। तो चलिए आपको आचार्य विश्वनाथ के अनुसार निबंध की परिभाषा, या फिर इसी में अथवा था कहानी एवं उपन्यास में अंतर। तो कहानी एवं उपन्यास में आप अंतर देख लीजिए किस प्रकार से आपको करने थे। तो यहाँ पे देखिए कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है, उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ मतलब होता है, ठीक है। उपन्यास मुख्य कथा के साथ साथ होता है, कहानीकार का आकार लघु होता है, उपन्यास अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं, ठीक है। तो ये पूरे यहाँ पे हमने अंतर देख लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पे दिया गया है हमारा स्वप्रकाश, या फिर यहाँ पे मंडू भंडारी की हमें रचनाएं लिखनी थी। तो चलिए आपको दिखा देते हैं किसकी हमने करी हैं, स्वप्रकाश जी की करी हैं। तो ये देखिए रचनाएं दी गई हैं, तो यहाँ तक ये सारी रचनाएं आपको लिखनी है। इसके बाद इसी में देखिएगा यहाँ पे भाव पक्ष कलापथ भाषा शैली और साहित्य विस्तरण सब कुछ आपको दे दिया गया है, तो यहीं से आपको लिख लेना है। इसके बाद सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ठीक है। चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे, सेनानी ना होते हुए भी, तो क्यों कहते थे, इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए वह सुभाष चंद्र का सम्मान करना चाहता था। तो ये पूरा यहाँ से आपको यहाँ तक पूरा आपको लिखना है। सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड एक कहानी थी जिसमें कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, उन्हीं से जीवन परिचय से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूरा लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका देखिएगा यहाँ पे दिया गया है बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की यहाँ पे मंगल ध्वनि का यहाँ पे नायक क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाह खां वाला। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको ये करना था बिस्मिल्लाह खां वाला। तो यहाँ से ये पूरा आपको गया है तक पूरा आपको बिस्मिल्लाह खां वाला आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 16वां था। तो देखिए 16वां में हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना था, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, इसके लिए सिर्फ एक शब्द में हमें आंसर देने थे। जैसे कि दो भाषा बोलने वाला कौन होता है, जिसका वर्णन ना किया जा सके वो कौन होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। दो भाषा बोलने वाला होता है द्विभाषीय, और जिसका वर्णन ना किया जा सके तो वो अवर्णीय है, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 17वां। तो प्रश्न क्रमांक 17वां पे आपको ध्यान देना होगा। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, माता पिता के पति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं माता पिता के प्रति अपने प्रेम को बच्चे किस प्रकार यहाँ पे अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तक आपको ये पूरा लिखना है। और ये आपको बड़े और लिखना है, ठीक है। ये आपको अभ्यास करना है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस प्रकार से आप ये 17वें का आंसर लिख सकते हैं, लेकिन 17वां आपको अपने आप से सीखना है, तभी आपको इसमें संपूर्ण मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे 17वां 2 अंक का जरूर है, लेकिन इसमें पूछा गया जो क्वेश्चन है ये आपके यहाँ पे मन की भावनाओं को यहाँ पे जागृत करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, यहाँ से आपके 3 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए संदर्भ प्रसंग हमें लिखना था ऊधो वाला, और अथवा में है, इसमें देखिएगा अथवा में देख लीजिए उपहास वाला तक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं संदर्भ प्रसंग का आंसर। देखिएगा कुछ इस प्रकार से ये संदर्भ आपका हो जाएगा, ये प्रसंग हो जाएगा। काव्य सौंदर्य हमेशा लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा काव्य सौंदर्य भी आपको लिखना है। ये हाईलाइटेड वाले जो पॉइंट हैं इनको आपको ध्यानपूर्वक लिखना है, तभी आपको संपूर्ण मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 19वां क्वेश्चन। इसमें भी देखिएगा यहाँ पे संदर्भ और प्रसंग पूछे गए हैं। तो चलिए 19वें का आंसर हम देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए ये 19वां है, तो ये संदर्भ हो जाएगा, ये आपका प्रसंग हो जाएगा। यहाँ पे पूर्ववत नहीं लिखना है आपको, बाल गोविंद भगत जो पाठ है उससे लिया गया है, ये आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे पूर्ववत मत लिखना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है। व्याख्या और विशेष, जैसा कि मैंने आपको बताया विशेष लिखना हमेशा आवश्यक होता है, तो ये आपको जरूर लिखना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 20वां। तो ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, इसीलिए ये अभ्यास प्रश्न पत्र आपके लिए बनाए गए हैं। तो ये जो 20वां है ना, एक अनुच्छेद वाला, तो ये आपको खुद से अपनी भाषा में लिखना है। 3 अंक का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आइडिया दे देता हूँ किस प्रकार से आपको इसको लिखना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ।
20वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जो वार्तालाप है ना, आपको अपने मन की इच्छा को व्यक्त करना है, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा वार्तालाप दिया गया है, तो ये आपको अपनी मन की इच्छा को यहाँ पे व्यक्त करके 3 नंबर पूरे गेन करने हैं। नेक्स्ट है आपका 21वां में काव्यांश पूछा गया है, ठीक है। 4 अंक का क्वेश्चन है। तो चलिए 21वां का आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 21वां में काव्यांश कुछ इस प्रकार से हम करने वाले हैं। तो ये आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से पहले का आंसर मनोज हो जाएगा, दूसरा कुछ इस प्रकार से आपको ये पूरा करना है, ठीक है। ये तीसरा हो जाएगा 21वें का। 22वां क्वेश्चन जिसमें कि एप्लीकेशन पूछी गई है, ठीक है। तो 22वें क्वेश्चन में एप्लीकेशन कौन सी पूछी गई है, इसको हम देख लेते हैं। 22वां जो क्वेश्चन दिया गया है गंदगी को दूर करने के लिए और यहाँ पे अपने भाई को पत्र लिखने के लिए। तो चलिए 22वें का जो आंसर है हम देख लेते हैं किस प्रकार से हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या लिखना होगा, सेवा में मान्यवर नगर निगम भोपाल, और पूरा यहाँ तक आपको गंदगी वाला जो है यहाँ पे भवदीय के नीचे अपना नाम डालते हुए पूरा आपको ये एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में समस्या नहीं होगी। यहाँ पे देख लीजिए पूरा आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। इसके बाद था आपका स्वच्छ भारत अभियान पर मैं आपको निबंध दिखा रहा हूँ। तो ये पॉइंट हैं, ये भी आपको अपने मन से लिखने हैं। देखिए जितना आप अपने मन से करेंगे हिंदी को उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें कि आपके मन को निचोड़ने का पूरा प्रयास किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको शेयर करेंगे। सभी क्वेश्चन के आंसर लगभग आपको बता दिए गए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचा देना।